गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हमने ज़ूलॉजी क्लास 12th का चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसमें हमने इम्यूनिटी वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। इम्यूनिटी में हमने सबसे पहले देखा था इम्यूनिटी क्या होती है, पैथोजन क्या होते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ा था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ा था। फिर हमने फर्दर और इम्यूनिटी की टाइप्स देखी थी, जिसमें हमने सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम देखा था, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम देखा था, उनका मैकेनिज़्म देखा था। फिर हमने कल के लेक्चर में देखा था कि जो हमारी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी में लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो तरह के इम्यून रिस्पॉन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जनरेट करती है, दैट इज़ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब फिर हमने ये दोनों भी देखे थे। उसके बाद आज के लेक्चर में हम आज लेक्चर आई थिंक 18th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे। हमने देखा था कि बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, ये एंटीबॉडी क्या होती है, ये क्या करती है। ठीक है, आज हम देखेंगे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे। एंटीबॉडी कैसे किसी भी पैथोजन को, एंटीजन को मारती है, वो तो हमने देखा था कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बी इफेक्टर बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी को बनाते हैं। एंटीबॉडी किस में रिलीज़ होती है, ब्लड ह्यूमर में, बॉडी के फ्लूड में रिलीज़ होती है, चाहे वो ब्लड हो गया, चाहे वो लिम्फ हो गया, चाहे वो इंटरस्टिशियल फ्लूड हो गया। ठीक है, फिर कोई भी अगर वहाँ पे वायरस या बैक्टीरिया आएगा, वो उसको क्या कर देगी, किल कर देगी। ऑप्सनाइजिंग करती है ये किसी भी वायरस बैक्टीरिया की, उसकी न्यूट्रलाइजिंग करती है। ठीक है, इमोबलाइजिंग करती है, फिर क्या करती है, एंटीबॉडी उसको किल कर देती हैं। ठीक है, अब हम आज इस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले एंटीबॉडी को हम क्या, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं। ये जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है, पैथोजन क्या हो गया, कोई भी वायरस हो गया, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, कोई भी प्रोटोजोन हो गया। ठीक है, जब वो किसी भी पर्सन की बॉडी में एंटर करेगा, तो जो पर्सन की बॉडी के बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो क्या करेंगे, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बनाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स बनाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। समझ आया, ये जो एंटीबॉडी हैं ये प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, ये कोई भी पैथोजन जो बॉडी के अंदर आता है उससे फाइट करके उसको मार देती हैं। Whenever pathogen enters our body, the B lymphocyte produce an army of proteins, जिन्हें क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़। किसके लिए, ताकि वो उनको फाइट करके उनको मार दे। ठीक है, सेकंड, एंटीबॉडीज़ आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बाइंडिंग विद स्पेसिफिक एंटीजन्स। अब ये जो एंटीजन बनती हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं बॉडी में, ये स्पेशलाइज्ड होती हैं, ये ताकि ये स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड कर सके और उनको मार सके। ठीक है, अब हम मोबिलिटी के बेस पे देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ दो तरह की होती है, मतलब मूवमेंट के बेस पे देखते हैं। एक है सर्कुलेटिंग और फ्री एंटीबॉडी, दूसरी है सरफेस एंटीबॉडी। जो सर्कुलेटिंग या फ्री एंटीबॉडी है, ये ब्लड की सर्कुलेशन में, बॉडी फ्लूइड में ये क्या करती हैं, मूव करती हैं। और जो सरफेस एंटीबॉडी हैं, ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट्स, इनकी सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये हैं एंटीबॉडी की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी। अब एंटीबॉडी की फर्दर और भी टाइप्स है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखें, आ जाएं स्ट्रक्चर पे कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दूंगी। पहले हम थोड़ा सा रीड करते हैं इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, वो किसने दिया है, रॉडने पॉर्टर ने दिया है। किसने दिया है, रॉडने पॉर्टर ने जो एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर था वो दिया था। ठीक है,
उसके बाद ये जो एंटीबॉडी है ये वाई शेप्ड कम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है जैसे वाई होता है ना, इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है वाई, वाई शेप का होता है। और ये किससे बना होता है, ये कम्प्लेक्स प्रोटीन से बना होता है, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन किससे बनी हुई होती हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में हम अमाइनो एसिड भी लिख सकते हैं। आपको पता है प्रोटीन की जगह अगर आप यहाँ अमाइनो एसिड लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने यहाँ प्रोटीन लिखा है लेकिन प्रोटीन की जगह आप अमाइनो एसिड्स लिखते हैं, ठीक है। आपको पता है कि प्रोटीन भी किससे बनती हैं, 22 बॉडी में अमाइनो एसिड्स हैं, उन अमाइनो एसिड से ही तो प्रोटीन बनती हैं, ठीक है। अब ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं ये किससे बनी हुई हैं, ये अमाइनो एसिड से बनी हुई होती हैं, ठीक है। इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में से जो 2 होती हैं वो लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, एक जैसी होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हैवी चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हैवी चेन। और हैवी चेन को हम डिनोट करते हैं एच लेटर से। किससे, एच लेटर से। इनको हैवी चेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज़्यादा होता है, लगभग 400 to 450 डाल्टन जो इनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। उसके बाद 2 और छोटी स्मॉल आइडेंटिकल चेन्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लाइट चेन। लाइट चेन को डिनोट करते हैं लेटर एल से। लाइट चेन को लाइट चेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है, लगभग 200 से 250 मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, ठीक है। अब पता चला आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का किसने दिया था, रॉडने पॉर्टर ने दिया था। उसके बाद आपने देखा कि एंटीबॉडी एक कम्प्लेक्स वाई शेप्ड प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन किससे बनी हुई होती हैं, ये अमाइनो एसिड से बनी हुई होती हैं। इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में से जो 2 होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, आइडेंटिकल एक जैसी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हैवी चेन। हैवी क्यों कहा, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इनको हैवी चेन को हम डिनोट किससे करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। और जो दूसरी 2 चेन हैं उनको हम क्या कहते हैं, लाइट चेन कहते हैं। ये शॉर्ट होती हैं, छोटी होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, और इनको क्या कहा जाता है, लाइट चेन कहा जाता है। लाइट चेन को लाइट क्यों कहा, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। लाइट चेन को हम किससे डिनोट करते हैं, लाइट चेन को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा कि जो एंटीबॉडी है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2L2। मतलब 2 क्या है इनमें, हैवी चेन्स हैं, और 2 क्या हैं, लाइट चेन हैं। H2L2 से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आप आगे देखें, मैंने कहा कि 2 हैवी चेन हैं, 2 लाइट चेन हैं, ठीक है। ईच हैवी एंड लाइट चेन मतलब हर एक, दोनों हैवी और दोनों लाइट चेन क्या पॉजेस करती हैं, 2 रीजन पॉजेस करती हैं। कौन से 2 रीजन, 1 मिनट में बताती हूँ। 2 रीजन पॉजेस करती हैं जिनका नाम है, एक को हम वेरिएबल रीजन कहते हैं और दूसरे को हम कांस्टेंट रीजन कहते हैं। ये अभी मैं डायग्राम में भी बताऊंगी, ठीक है। पहले हम थ्योरी देखते हैं। अब एक रीजन को क्या कहा, मैंने कहा हर एक, 2 मतलब हर एक, ईच मतलब दोनों, दोनों जो हैवी चेन है, दोनों जो लाइट चेन है, दोनों में क्या 2 रीजन प्रेजेंट होते हैं। एक वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होता है, एक कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो कांस्टेंट रीजन होता है दोनों चेन्स का, लाइट का भी और हैवी का भी, वो एज इट इज़ रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन जो वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल का मतलब ही होता है बदलना। जो वेरिएबल रीजन है दोनों चेंज का, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एंटीजन। जिस हिसाब का एंटीजन आके उससे बाइंड करेगा उसी हिसाब से जो वेरिएबल रीजन है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है।
द टू हैवी चेन्स आर लिंक्ड बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब जो ऐसा नहीं है कि ऐसे दो चेन हैवी हैंग कर रही हैं, लाइट चेन हैंग कर रही हैं, नहीं, ये दोनों चेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में लगभग 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होती हैं जो हैवी चेन्स को आपस में क्या कर रही होती हैं, लिंक्ड कर रही होती हैं। अब लाइट और हैवी चेन में भी आपस में लिंक्ड होती हैं वो सिंगल सल्फाइड बॉन्ड की मदद से, डाइसल्फाइड नहीं, सिर्फ सल्फाइड बॉन्ड की मदद से, ठीक है। अब एंटीबॉडी का वो पार्ट जो क्या करता है, किसी भी एंटीजन को पहचानेगा और उसको अपने साथ जोड़ेगा, बाइंड करेगा, उसे, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, पैराटोप। पैराटोप वो पार्ट है एंटीबॉडी का जिसके साथ आके एंटीजन बाइंड होता है। पैराटोप किसका पार्ट है, ये एंटीबॉडी का पार्ट है जिसके साथ एंटीजन आके बाइंड करेगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम एंटीजन बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। जनरली एक एंटीबॉडी में 2 पैराटोप होते हैं, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। और वो पार्ट वायरस का जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है उसे हम एपिटॉप कहते हैं। एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन के साथ बाइंड करेगा उसे हम कहेंगे पैराटोप, और एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा उसे हम क्या कहेंगे, एपिटॉप, ठीक है। अब वन एंड ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, एंटीबॉडी के एक एंड को हम क्या कहते हैं, FAB एंड, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। ये एंटीबॉडी का वो फ्रेगमेंट है जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, FAB एंड। और दूसरे एंड को क्या कहते हैं, FC एंड, मतलब फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल और फ्रेगमेंट सेल बाइंडिंग। ये दूसरे सेगमेंट के साथ जो है वो एंटीजन बाइंड नहीं करता। अब ये हमने थ्योरी देखी, थ्योरी में आपको अभी समझ नहीं आया होगा, हम आगे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पे पढ़ते हैं। अब ये जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा इसको हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पे देखते हैं, ठीक है। चले, ये है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एंटीबॉडी, ये देखें वाई शेप है ना, ये वाई को अगर आप टेढ़ा कर लें, वाई ऐसे होता है ना, वाई को आप ऐसे कर लें, ये टेढ़ा, मैंने ऐसे बनाया, ऐसे भी बनाते हैं कुछ लोग, मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। ये वाई शेप्ड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का मॉलिक्यूल है एंटीबॉडी, ठीक है। अब देखें, मैंने कहा एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ये देखें, 2 लॉन्ग चेन जिनको हम क्या कहते हैं, हैवी चेन। ये देखें 2 लॉन्ग चेन हैं, 2 लाइट शॉर्ट चेन होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लाइट चेन भी कहते हैं इनको। लाइट चेन मैंने लिखा नहीं है, मैं यहाँ एरो दे के लिख देती हूँ। ये क्या है, ये लाइट चेन है, ये लाइट चेन है, ये क्या है, लाइट चेन। एक ये है, एक ये है, 2 हैं लाइट चेन, ठीक है, लाइट चेन। 2 हैवी चेन होगी, लॉन्ग हैं, 2 शॉर्ट हैं, इनको क्या कहा, लाइट चेन कहा, यही मैंने पहले बताया, ठीक है। अब मैंने कहा था हैवी चेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाई, ये देखें, एक और एक, 2 सल्फाइड, डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से लगभग एक एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होती हैं। मैंने तो 2 ही से शो किया, ठीक है। हैवी चेन आपस में किस बॉन्ड की मदद से लिंक्ड हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से। अब जो लाइट चेन और हैवी चेन आपस में किस के थ्रू कनेक्टेड हैं, सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, डाई नहीं, सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, ये एस लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए, ये भी पता चल गया। अब ये देखें पैराटोप, ये देखें यहाँ पे जगह बनी हुई है। पैराटोप वो जगह है जिस पे एंटीजन आके बाइंड करता है। पैराटोप एंटीबॉडी की वो जगह है, वो एरिया है जहाँ पे एंटीजन आके क्या करता है, बाइंड करता है। नॉर्मली एक एंटीबॉडी के पास 2 पैराटोप होते हैं, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। अब देखें, पता चल गया आपको। अब उसके बाद मैंने बताया था FAB रीजन, ये वाला जो रीजन है सारा, मैंने पूरा नहीं ऐसे बताया, जम्बलिंग हो जाती ये रीजन, ये वाला जो रीजन है इसको हम फैब रीजन कहते हैं। फैब मतलब FAB रीजन, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। ये एंटीबॉडी का वो फ्रेगमेंट है जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करता है, FAB, ठीक है।
अब दूसरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, FC रीजन। FC रीजन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन बाइंड नहीं कर रहा, ये फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन है, ठीक है। अब ये देखें, आपको मैंने बता दिया हैवी चेन के बारे में भी, लाइट चेन के बारे में भी, डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में भी बता दिया, सल्फाइड बॉन्ड के बारे में भी बता दिया, FAB रीजन भी बता दिया, FC रीजन भी बता दिया, पैराटॉप भी बता दिया। अब मैंने कहा था ना कि दोनों जो हैवी चेन हैं उनमें 2 रीजन्स होते हैं। ये देखें, जो मैंने पिंक कलर से आगे रीजन बनाया है इसे हम वेरिएबल रीजन कहते हैं, ठीक है। और जो पीछे है ग्रीन कलर से इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट रीजन। ये हैवी चेन में भी होता है और लाइट चेन में भी होता है। मैंने नीचे नहीं लिखा क्योंकि यहाँ जम्बलिंग हो जाती। ये वेरिएबल रीजन है किसका, ये वेरिएबल रीजन है हैवी चेन का, ये वेरिएबल रीजन है हैवी चेन का, ये वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का। ये कांस्टेंट रीजन है किसका, हैवी चेन का, और ये कांस्टेंट रीजन है किसका, लाइट चेन का। दोनों लाइट और हैवी दोनों में 2 रीजन होते हैं। एक आगे वो रीजन जो चेंज होता है उसको हम वेरिएबल रीजन कहते हैं, और वो रीजन जो चेंज नहीं होता उसे हम कांस्टेंट रीजन कहते हैं। ये जो कांस्टेंट वाला रीजन है ये कभी भी चेंज नहीं होता है। जो आगे वाला रीजन है वेरिएबल रीजन, ये चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, जिस टाइप का आके एंटीजन यहाँ बाइंड होगा उसी के हिसाब से ये वाला रीजन क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब मैंने एपिटॉप एक बताया था। ये देखें, ये हमने अज्यूम कर लिया कि एक वायरस है। वायरस का वो रीजन जो आके यहाँ पे एंटीबॉडी में इंसर्ट होगा उस एरिया को क्या कहते हैं, एपिटॉप कहते हैं। अगर ये वाला रीजन आके यहाँ पे इंसर्ट होगा तो इस रीजन को क्या कहा जाएगा, एपिटॉप। एपिटॉप एंटीजन का पार्ट होता है, पैराटॉप एंटीबॉडी का पार्ट होता है। एंटीबॉडी की वो जगह जहाँ आके एंटीजन बाइंड करता है उसे हम पैराटॉप कहते हैं। एपिटॉप ये एंटीजन का वो पार्ट होता है जो जाके एंटीबॉडी के अंदर इंसर्ट होता है, उसे हम एपिटॉप कहते हैं, ठीक है। ये था एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर की आगे डिवीज़न भी है। मैंने पहले बताया कि मोबिलिटी के बेस पे हमने एंटीबॉडी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, दैट इज़ सरफेस और फ्री एंटीजन, दूसरा हमने एंटीबॉडी और दूसरा हमने बताया था सर्कुलेटिंग और फ्री एंटीबॉडी, और दूसरी हमने सरफेस एंटीबॉडी बताई थी। सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी जो ब्लड में सर्कुलेट करती है, सरफेस एंटीबॉडी जो बी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होती है। अब एंटीबॉडी की और भी टाइप्स हैं। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंटीबॉडी को 5 टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम। ये 5 टाइप हैं किसकी, एंटीबॉडी की। किसके बेसिस पे, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। अब हम ब्रीफली इन 5 टाइप्स को हम 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक। देखें, सबसे पहली टाइप है इम्यूनो, IG मैंने बताया, एंटीबॉडी को हम IG इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। IgG मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी या एंटीबॉडी जी, ठीक है। 75% का मतलब कि हमारी बॉडी में इन 5 में से सबसे ज़्यादा जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन या एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है, IgG होती है। नियर अबाउट 70-100 में से 75% जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी होती है वो IgG होती है, ठीक है। ये एक वाहिद ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से फीटस में जाती है और फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर बता रही हूँ। इट इज़ ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर एंड रीच फीटस फ्रॉम मदर, ठीक है, और फिर फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। बाकी इनमें से कोई भी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, उनका साइज़ बड़ा होता है, वो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, ठीक है। फिर ये जो IgG एंटीबॉडी है
ये ब्लड में प्रेजेंट होती हैं और लिम्फ में प्रेजेंट होती हैं, मतलब ये बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट होती हैं, जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ठीक है। और ये आईजीजी एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ऑप्सनाइजेशन करती हैं। जब मैंने सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम या ह्यूमोरल इम्यूनिटी पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था कि ऑप्सनाइजेशन क्या होता है। ऑप्सनाइजेशन कुछ नहीं होता। ऑप्सनाइजेशन जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर किया, उस वायरस और बैक्टीरिया को ये आईजीजी एंटीबॉडी क्या कर लेती हैं, कोट कर लेती हैं, घेर लेती हैं चारों तरफ से। घेर के फिर क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस शुरू करवाती हैं। फैगोसाइटोसिस शुरू होगा तो वो एंटीबॉडी या वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ एंटीबॉडी के बारे, ये ऑप्सनाइजेशन के बारे में कि ऑप्सनाइजेशन है क्या है, ठीक है। ये देखें, ये कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को ये आईजीजी एंटीबॉडीज़ है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, इनने क्या कर दिया, चारों तरफ से कोट कर लिया, ठीक है। और फिर फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस शुरू किया। फैगोसाइटोसिस में आपको पता है जब क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है किसी भी बैक्टीरिया की, उसे एपोप्टोसिस कहते हैं। ऑप्सनाइजेशन इनहेंस्ड, ऑप्सनाइजेशन की वजह से फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसको आईजीजी एंटीबॉडीज़ हर तरफ से घेर लेती हैं। ये देखें, बैक्टीरिया आर कोटेड विद आईजीजी सो दैट फैगोसाइटिक सेल जो होते हैं वो क्या करें, बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज कर लें। ये बैक्टीरिया क्या, एंटीबॉडी क्या करेंगी, बैक्टीरिया को आगे पीछे से घेर लेंगी, तो जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो एकदम से इस कोटिंग की वजह से पहचान लेंगे बैक्टीरिया को, फिर उस बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस करवा देंगे, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। ये एक मोनोमेरिक एंटीबॉडी है, मतलब ये सिंगल सब यूनिट होता है, मोनो सिंगल सब यूनिट होता है। इसको हम H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका ये सिंपल स्ट्रक्चर जैसे मैंने एंटीबॉडी का बताया है, बस ये सिंपल स्ट्रक्चर है इसका आईजीजी का, ठीक है। दूसरी, अब सेकंड आप एंटीबॉडी देखें, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, ये हमारी बॉडी में लगभग 15% होती है, ठीक है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए फाउंड कहाँ पाई जाती है, ये हमारी बॉडी की सेक्रीशंस में पाई जाती है। जैसे ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए ये कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, फर्स्ट मिल्क होता है। पार्चुरेशन, डिलीवरी के बाद मदर जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस करती है उसी को कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए प्रेजेंट होती है। टीयर्स में, आंसुओं में प्रेजेंट होती है। सलीवा में प्रेजेंट, थूक में होती है। और जो हमारी म्यूकस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, उसकी जो म्यूकस की सेक्रीशन होती है उसमें इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एक डायमेरिक, मतलब 2 सब यूनिट इसमें जुड़ते हैं। ये देखें, एक और एक, 2 एंटीबॉडी जुड़ रही हैं, ठीक है। ये डायमेरिक एंटीबॉडी है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, एक हैवी चेन, दूसरी हैवी चेन, 2 3 4, H2L2 को 2 बार डिवाइड किया तो देख लें, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, मतलब इसमें 4 हैवी चेन होती हैं और 4 लाइट चेन होती हैं। देख लें, 1 2 1 2, 4 हैवी होगी, 1 2 1 2, 4 क्या होगी, लाइट चेन होगी। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एक डायमेरिक एंटीबॉडी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब ये देखें, इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम, ये लगभग हमारी बॉडी में 7 से 10% प्रेजेंट होती है, ठीक है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम जो होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये भी ब्लड में और लिम्फ में प्रेजेंट होती है। ये पहली एंटीबॉडी है जो इन्फेक्शन की जगह पे पहुंचती है। इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी दैट रीच एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन की जगह पे एंटीबॉडी पहुंचती है वो कौन सी है, वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम है। ये जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम एंटीबॉडी है ये पेंटामरिक होती है। इसमें 5 सब यूनिट जुड़ के एक एंटीबॉडी को बनाते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। H2L2 को 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सिंगल का रिप्रेजेंट करते हैं H2L2, जब 5 सब यूनिट हो गए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एंड 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो देख लो, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, दैट मीन्स इसके क्या है, 10 बाइंडिंग एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ये देखिए, ये एक जे सब यूनिट है, इसके साथ 1 2 3 4 5 एंटीबॉडी जुड़ रही हैं। ये एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बना रहा है। पेंटा मतलब 5 एंटीबॉडी जुड़ के एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो आपको पता है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये वाली जहाँ मैंने गोल गोल किया है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है ना,
तो आप ये काउंट कर लें कितनी है। यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब नॉर्मल एक एंटीबॉडी में 2 साइट होती हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। जो हमारी IgM है इसमें 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2L2 मल्टीप्लाई बाई 5 से। ठीक है, देख लें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इसमें हैवी चेन्स हैं और 10 इसमें क्या होती हैं, लाइट चेन्स होती हैं। ठीक है, अब इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी है, ये हमारी बॉडी में सिर्फ 1% होती है प्रेजेंट। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, ये बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, बी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन में मदद करती हैं। अब ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी जो होती हैं ये मोनोमेरिक है, सिंगल है। ये देखें, ये बी सेल्स के ऊपर एक सिंगल प्रेजेंट होती है, मोनोमेरिक है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। बी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होती है, बी सेल को एक्टिवेट करने में मदद करती है। उसके बाद लास्ट एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई, ये लगभग 1% से भी कम होती है हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी में क्या करती है, जो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस हैं, किसी को एलर्जी हो जाती है, उनको कौन करवाता है मीडिएट, उनसे कौन लड़ता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई उनको मीडिएट करवाते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी के जो मास्ट सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। मास्ट सेल्स हिस्टामिन को रिलीज़ करते हैं, हिस्टामिन क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स की डायलेशन करवाते हैं। ये इसी इम्यूनिटी के टॉपिक में आगे हमने एलर्जी टॉपिक है। ठीक है, उस एलर्जी टॉपिक में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखें, जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई है ये क्या करती है, मीडिएट करती है एंटी एलर्जिक रिएक्शंस को बॉडी में। ठीक है, अब देखें ये थी क्या, 5 टाइप्स, स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये एंटीबॉडी की 5 टाइप थी। इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम, इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई। ये सब मैंने इनको जो सीरीज़ दी है ना, ये मैंने इनके मतलब ये कितनी प्रेजेंट है बॉडी में। सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी है हमारी बॉडी में 75%, तो पहले मैंने वो ली। उसके बाद इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए है हमारी बॉडी में 15%, तो फिर मैंने वो ली। उसके बाद इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम है हमारी बॉडी में 7 से 10%, मैंने वो ली 3rd नंबर पे। उसके बाद हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी 1% है, वो ली। लास्ट सबसे कम लेस देन 1% हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई प्रेजेंट होती हैं, तो लास्ट पे मैंने इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई ली, जो क्या करती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस को मीडिएट करवाती हैं। ये थी हमारी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और एंटीबॉडी की टाइप। अब हम कल आगे वैक्सीनेशन देखेंगे। ठीक है, ओके, लाभ।